नमस्कार, मैं राणा यशवंत आपका इंडिया न्यूज़ पर स्वागत करता हूँ। राजनीति भी अजीब शय है। कहते हैं कि दिन रात झूठ फरेब जुगाड़ तिकड़म की मांग करती रहती है और अदब साहित्य यह कहता है कि साफ गोई सच्चाई समाज उसके सरोकार आपको आने चाहिए, बरतने भी चाहिए। दोनों का कोई मेल नहीं है, लेकिन एक ऐसा शख्स है जिसके सामने आपकी तारीख में बैठा हूँ अभी, वो इन दोनों का मेल है, सियासत का भी और अदब का भी। ये अजीब सा खेल है। इमरान प्रतापगढ़ी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। आप इस देश के सांसद हैं, राज्यसभा सांसद कांग्रेस के हैं और मकबूल मशहूर शायर हैं। ये गुनाह किसने किया, किसके नाम है कि एक शायर को सियासत में लेकर के आया? दरअसल आपने जो शुरू में बात कही कि सियासत तो सिर्फ झूठ और फरेब और तिकड़म इन प्रकार मतलब जीत हासिल करनी है, सिर्फ इसका नाम है। इसी वजह से मैं सियासत से बहुत दिन जो है वो दूर सा रहा। हालांकि मंचों से जो शायरी करता था वो सियासी मुद्दों की थी, हाशिए पर मौजूद लोगों की शायरी थी। मैं तलाश रहा था कोई ऐसा नेता मिलता जहां इन चीज़ों के साथ जीने की छूट होती। फिर राहुल गांधी से मुलाकात हुई तो मुझे लगा कि एक व्यक्ति है जो अपना तमाम नफ़ा नुकसान सोचे बगैर सच की जिद के साथ राजनीति करना चाहता है। तो फिर दिल ने उसे कबूल किया और फाइनली राजनीति में आया। तो दिन राहुल गांधी ने बुलाया। हाँ, मैं मानता हूँ इस बात को कि राहुल जी को श्रेय है इस बात का। फिर ये सवाल अभी क्यों अपना जवाब नहीं पा रहा है कि राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, रायबरेली से कौन लड़ेगा, इतनी देरी क्यों है? ये सवाल मुझे लगता है कि हमारी एक रणनीति थी कि हम थोड़ा देर तक इस टिकट को अनाउंस करेंगे। अमेठी से कौन लड़ेगा और रायबरेली से कौन? मुझे लगता है कि आपके मन में जो है जिनका नाम है वही लड़ेंगे। राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे, रायबरेली? मुझे पूरा विश्वास है कि जो आपके मन में दूसरा नाम है वही चुनाव लड़ेंगे। मैं प्रियंका गांधी कहता हूँ, आप हाँ कहिए। हम सब चाहते हैं कि वो चुनाव लड़ें। एक बात बताइए, आपने कहा कि राहुल गांधी में आपने काबिल नेता पाया, एक ईमानदार नेता पाया, आपको लगा कि इस आदमी के साथ चलना चाहिए, और आपका जो अपोजिशन है बीजेपी, वो कहती है कि 20 साल से कांग्रेस एक आदमी को लॉन्च करने में लगी हुई है और हो ही नहीं पा रहा है। दरअसल ये भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी हों या फिर अमित शाह जी हों या पूरी भाजपा, पूरे देश में किसी एक व्यक्ति से डरती है तो उसका नाम राहुल गांधी है, क्योंकि वैचारिक रूप से वो व्यक्ति इनको समझता है। ऐसे में बार बार ये कहना कि 20 साल से लॉन्च कर रहे हैं, राहुल गांधी को जब चाहते वो कैबिनेट में होते, जब चाहते वो बड़े से बड़ा पद ले सकते थे, लेकिन उन्होंने जब से राजनीति में कदम रखा और उसके बाद से आप देखिए उनके पूरे राजनीतिक जीवन को देखिए तो आप ये पाएंगे कि उन्होंने सामाजिक मुद्दों पर अपनी सरकार से भी लड़ाइयां लड़ी। तो ऐसे में ये कहना कि उनको लॉन्च नहीं कर पा रहे हैं, एक आदमी पूरा देश नाप रहा है, पूरे देश में चल रहा है, पूरे देश में उसकी स्वीकारोक्ति है, उसने जिन जिन मुद्दों पर सरकार को आगाह किया, चाहे वो कोविड हो, चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे वो जीएसटी हो, उसकी भयावहता देश ने बाद में देखी। 4000 किलोमीटर पैदल चलता है और आप कहते हैं कि राजनीति के लिए सीरियस नहीं है। 25 किलोमीटर डेली चलता है, 6500 किलोमीटर से ज्यादा न्याय यात्रा निकालता है, आप कहते हैं वो सीरियस नहीं। लोग आपसे पूछेंगे कि एक आदमी 4000 किलोमीटर पैदल चलता है, जब उसकी यात्रा खत्म हो जाती है तो जिन इलाकों से निकल करके आया हुआ होता है उन इलाकों से उसकी सरकार चली जाती है, आती ही नहीं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान। आप कर्नाटक क्यों बोल रहे हैं? आप हिमाचल प्रदेश क्यों छोड़ तो रहे हैं? आप कर्नाटक, मीडिया अपने हिसाब से सवाल आपसे होता है यशवंत जी, जो भाजपा का ट्रैप है उसमें मीडिया सपोर्ट करती है। दरअसल आप कर्नाटक का जिक्र नहीं करते, जिस कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत अपने आप को मानती थी। दक्षिण में एक ही दुर्ग तो था जिसे भाजपा अपना मानती थी, वो किला भी ढह जाता है। किसकी वजह से ढहता है? जब जीत होती है तब राहुल गांधी को क्रेडिट नहीं दी जाएगी, हार होगी तो राहुल गांधी जी की वजह से। भाई आप मध्य प्रदेश देखिए, आप छत्तीसगढ़ उठा के देखिए, आप राजस्थान देखिए, इन दोनों तो सिपह सालार को जीत का भी श्रेय दीजिए ना, जो कुछ अच्छा हो रहा है उसका भी श्रेय दीजिए ना। देश के हक में जो आदमी सोचता होगा, अपनी राय रखता होगा, ये जरूर चाहता है कि लोकतंत्र मजबूत रहे, स्वस्थ रहे, और सेहतमंद लोकतंत्र के लिए यह जरूरी है कि अपोजिशन मजबूत रहे। राहुल गांधी की अगुवाई में आपकी कांग्रेस अगर उत्तर प्रदेश में नहीं है, बिहार में नहीं है, पश्चिम बंगाल में नहीं है, जो बड़े राज्य हैं, लगातार आप वहाँ से अपनी ज़मीन गंवाते चले जा रहे हैं, तो फिर लीडरशिप पर सवाल होगा। क्योंकि लोकतंत्र के हक में जो लोग आवाज़ उठाते हैं उनका भी काम है कि वो राहुल गांधी पर सवाल करें कि आप क्यों अपनी ज़मीन गंवा रहे हैं, आपकी लीडरशिप में क्यों पार्टी लगातार कमज़ोर होती जा रही है। आपने जितनी बातें कहीं, पलट के मैं अपनी बात रख रहा हूँ।
आपने कहा ना कि स्वस्थ लोकतंत्र के लिए जरूरी है कि विपक्ष मजबूत रहे। स्वस्थ लोकतंत्र के लिए यह भी जरूरी है कि मीडिया बहुत मजबूत रहे, उसकी रीढ़ मजबूत रहे, क्योंकि वो चौथा खंबा है। एक खंबा। अब मेरा भी तर्क सुने, आपने अपने तर्क रखे, अब मेरे भी तर्क। देखिए, मैं सिर्फ नेता बन के आपसे बात नहीं कर रहा हूं, इस देश का एक जिम्मेदार नागरिक, एक साहित्यिक व्यक्ति बन के भी बात कर रहा हूं। इस देश के लोकतंत्र के लिए यह जरूरी है कि जो चौथा खंबा है वो भी मजबूत रहे। और उसका मतलब, मीडिया का मतलब क्या है? सत्ता का अस्थायी विपक्ष। लेकिन आप निष्पक्ष होकर के, मैंने मीडिया की पढ़ाई की है, मैंने जर्नलिज्म की पढ़ाई की, ठीक है, इसलिए मैं श्वेत पत्रकारिता और पीत पत्रकारिता के मायने समझता हूं। आप उठा करके देख लीजिए पिछले 7-8 साल में मीडिया ने क्या सत्ता से सवाल पूछा है? कहीं भी, कभी भी, किसी भी मोड़ पर। आप कुछ अलग हो सकते हैं, अपवाद हो सकते हैं, चंद लोग अपवाद हो सकते हैं, लेकिन सामान्यतः आप देखेंगे तो उसने अपनी भूमिका त्याग दी है। जो काम इस देश में प्रधानमंत्री को करना था वो राहुल गांधी ने किया। जैसे आप एक सुबह उठते हैं तो देखते हैं कि राहुल गांधी किसानों के साथ खड़े हैं। आप देखते हैं कि एक सुबह सब्जी मंडी में खड़े हैं, लोगों की पीड़ा समझ रहे हैं। एक सुबह वो खड़े हैं छात्रों के बीच में। एक सुबह हमारी आपकी आंख भी नहीं खुली रहती तो हम देखते हैं वो ट्रक ड्राइवरों के साथ खड़े हैं। आप तो कहते हैं कि मीडिया जो है वो समाज का प्रतिपक्ष तैयार, सत्ता के खिलाफ तैयार करता है। मीडिया ही अगर जनमत तैयार करके लोगों को जिता देता तो फिर आप हिमाचल में कैसे जीत गए, कर्नाटक में कैसे जीत गए, तमाम तेलंगाना में आप कैसे जीत गए? इसका मतलब ये है कि मीडिया जिताने हराने की भूमिका में नहीं रहता है। हो सकता है कि आपका एतराज़ इस बात से हो कि आप उनसे सवाल कम पूछते हैं, उनसे जवाब ज़्यादा पूछते हैं। दूसरा, प्रधानमंत्री आपके नेता कहते हैं कि वो कभी धान के खेत में, कभी ट्रक वाले के यहाँ, कभी किसी बाजार में दिखाई पड़ते हैं। अब जा करके उनको हिंदुस्तान जानने की ज़रूरत पड़ी, तो जिसको हिंदुस्तान आज जानना है वो फिर हिंदुस्तान की अगुवाई कैसे कर सकते हैं? दरअसल प्रधानमंत्री जी झूठ बहुत बोलते हैं और इसमें वो उनका वरदहस्त है। उनको 2004 के बाद वाले राहुल गांधी मनरेगा के मजदूरों के साथ नहीं दिखते, भट्टा परसौल में नहीं दिखते। उनको उस समय के राहुल गांधी तमाम सामाजिक मुद्दों पर लड़ते हुए नहीं दिखते। उनको अब दिख रहे हैं, क्योंकि जो उन्होंने नैरेटिव बनाया था राहुल जी के बारे में, उनकी पूरी आर्मी ने, ट्रोल आर्मी ने जो बनाया था नैरेटिव, वो भारत जोड़ो यात्रा के बाद ध्वस्त हुआ। मैं मैनिफेस्टो कमेटी का सदस्य हूं कांग्रेस पार्टी के। अगर प्रधानमंत्री जी को मैं खुली चुनौती देता हूं कि डिबेट करें, देश को बताएं कि कहां लिखा है कि मंगलसूत्र छीन लेगी कांग्रेस पार्टी, कहां लिखा है कि सोना छीन लेगी कांग्रेस पार्टी, कहां लिखा है कि मुसलमानों को सब कुछ दे देगी कांग्रेस पार्टी। ओबीसी कमीशन के मुखिया के जरिए यह एतराज़ जाहिर किया गया, कर्नाटक में आपकी सरकार ने मुसलमानों को ओबीसी के दायरे में ला करके रख दिया है, सभी मुसलमानों को। और यह सवाल आपके सिर पर आगे खड़ा हुआ है कि आप ऐसा कर रहे हैं। यह संविधान बदलने वाली जो बात थी वो जमीन पर गहरे तक चली गई। इस देश के दलितों को, पिछड़ों को यह समझ में आया कि संविधान बदला गया तो आरक्षण नहीं बचेगा। तो इस बयान से पलटी कैसे मारे प्रधानमंत्री जी? इससे बचे कैसे? क्योंकि अपने प्रत्याशियों पे कार्रवाई तो करना नहीं है उनको ज्योति मिर्धा पे कार्रवाई नहीं करना, उनको लल्लू सिंह पे कार्रवाई नहीं करना। अरुण गोविल के लिए तो प्रचार की शुरुआत कर रहे हैं मेरठ जाकर के। तो इस बयान से वो पलटेंगे, इस बयान से पलटें कैसे? तो ले जाकर के ठीकरा मुसलमानों पे फोड़ दो। इस देश में मुसलमान शब्द अगर जो है प्रधानमंत्री जी से कह दिया जाए कि आप मुसलमान शब्द उच्चारित मत करिए और चुनाव लड़के दिखा दीजिए, तो प्रधानमंत्री जी चुनाव लड़ पाएंगे। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जो सवाल आपकी तरफ आ रहा है, आंध्र प्रदेश हो, कर्नाटक हो, 2012 का उत्तर प्रदेश का चुनाव हो या 2014 का लोकसभा चुनाव हो, हर बार मुसलमानों की पैरोकारी करने की क्यों जिद रहती है? बार बार क्यों उन्हीं के लिए आप खड़ा होते हैं? आपकी पार्टी, मुसलमानों की पैरोकारी का सबसे ज्यादा भाषण तो प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं। ट्रिपल तलाक का क्रेडिट कौन ले रहा है? मुस्लिम बहनों को न्याय दिलाने का भाषण कौन दे रहा है? प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं ना। सबका साथ सबका विकास का नारा कौन लगा रहा है? प्रधानमंत्री जी लगा रहे हैं ना। मतलब आप क्रेडिट भी लेना चाहेंगे, फिर कांग्रेस पार्टी पे आरोप भी लगाएंगे। कांग्रेस पार्टी तो तुष्टीकरण करती है। 10 साल की सरकार के बाद बताइए ना, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार ये नारा था, इस नारे पे लड़िए ना चुनाव इस बार। अगर दम है तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर चुनाव लड़िए ना, आप लड़के दिखाइए ना। कहते तो हैं लड़िए ना, सबका साथ सबका विकास। सरकारों के जरिए जो कुछ भी उन्होंने बेहतर किया है, मन से कहने के बाद वो सवाल आपको करते हैं। गिना रहे हैं दो चीजें, जो चीज वो गिनाते हो कि हमने 10 साल में ये बेहतर किया है, उस एक शब्द को आप भी दोहरा के आप बताइए कि हाँ उन्होंने ये बेहतर किया। उन कहते हैं कि 25 करोड़ लोगों को हम गरीबी रेखा से बाहर लेकर, कहां से लेके आए? पांच गिना तो दो। एक एक शब्द का पहले से विश्लेषण करते हुए देश में 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन देना पड़ रहा है और इस पर आप अपना मतलब ढिंडोरा भी पीट रहे हैं। चलिए, दूसरा वो कहते हैं कि जो इकॉनमी है इस देश की वो 10वें पायदान से 5वें पायदान पे, विश्व के मतलब इतिहास के सबसे निम्नतम स्तर पर पहुंच गया है।
सुषमा स्वराज जी, स्वर्गीय सुषमा जी कहती थी कि जब रुपये की कीमत गिरती है तो प्रधानमंत्री की गरिमा गिरती है। अब नहीं गिरती क्या? तीसरी बात, वो ये कहते हैं कि इस देश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है पहले के मुकाबले 2 गुना ज्यादा रफ्तार से बढ़ा। 100 स्मार्ट सिटी का दावा था। पूरे भारत में एक स्मार्ट सिटी अगर बन के तैयार हो गई हो तो बताइए। एम्स, IIM, आज भी मैं ये इंस्टीट्यूशंस 2 गुना बढ़े, एयरपोर्ट 2 गुना बढ़े। मैं पार्लियामेंट की हेल्थ कमेटी का सदस्य हूं। मैं देश भर में दौरे कर रहा हूं, उसमें सारे दलों के लोग होते हैं। एक भी एम्स आप क्या देश में ऐसा खड़ा कर पाए जो कांग्रेस के बनवाए हुए एम्स का भार कम कर पाता मरीजों का? सरकार ये कहती है कि जब वो आए तो 13 करोड़ के आसपास पूरे देश में जनधन खाते थे। आज की तारीख में 50 करोड़ से ज्यादा हैं। इस देश और में DBT खाते में कितना पैसा है किसके? मैंने कहा ना 5 कहते किलो, हैं 2.5 लाख करोड़ तो हमने लीकेज बचाए हैं। 5 किलो राशन पे आश्रित हो गया व्यक्ति। आप लोगों को इस लायक नहीं बना सके कि वो राशन खरीद के खा सकें। आपने इस लायक बनाया कि वो सरकार पे आश्रित रहें। आप इसको सफलता मानते हैं? अगर इमरान प्रतापगढ़ी के मानूं और सरकार के तमाम किए हुए काम या उनके दावों को ऐसे ही खारिज कर दूं तो फिर देश को भी मोदी को खारिज कर देना चाहिए था। नहीं, फिर वो लगातार जीतते क्यों? अब आप आके ये एक प्रश्न खड़ा करते हैं कि फिर मोदी जीतते क्यों? मीडिया कितनी चालाकी के साथ भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री जी के व्यक्तित्व को डिफेंड करती है कि काम भले कुछ न किया हो, जीतते क्यों हैं? और अगर जीतते क्यों हैं तो इस पे आप सवाल नहीं। अगर मीडिया ही भारत में यशवंत जी जनमत तैयार करता, अगर आप कह रहे हैं कि जनमत नहीं तैयार करता तो मीडिया की फिर भूमिका क्या है? अरे मीडिया की भूमिका क्या है? मीडिया अगर 24 घंटे नहीं, ये एक बहुत अच्छी बहस, ये यशवंत भाई बहुत अच्छी बहस हो सकती है कि मीडिया का कोई रोल नहीं। आपको लगता है कि मीडिया का कोई रोल नहीं? नहीं, मीडिया का रोल है, लेकिन मीडिया का रोल जनादेश तय करने में, जनादेश तय करने में तरीके से नहीं होगा जैसे आप कह रहे हैं। लेकिन आप कोई भूमिका मानते हैं मीडिया की? हाँ, भूमिका है। उस भूमिका को कहां कितना निभा रहा है, कितना निभा रहा है वो? मतलब मैं ये बहस का सवाल ये है। बहस का जैसे सवाल आप लगातार ईवीएम पर सवाल कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने आपको कह दिया ना कि चुप रहिए, ये सिस्टम ठीक है, हम चुप है ना, तो आप लगातार हम उसके देखिए, इस देश में प्रक्रिया है ना, आप उस प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ते हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभी कोई फैसला नहीं दिया, लेकिन उस फैसला ना आने का मतलब यह नहीं है कि सारी जो आपके मन में शंकाएं थी वो दूर हो जाती हैं। तो आप कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम के बारे में जो कुछ भी कहा है उसको मानना जरूरी नहीं? हर व्यक्ति मान रहा है, लेकिन मान रहा है का मतलब वो तो हर दिन जब जब चुनाव होगा और चुनावी प्रक्रिया में आपको सुबह से शाम तक खबरें आएंगी कि ये ईवीएम खराब है, इसका ये खराब है, यहां वोटिंग जानबूझ करके। क्या सिर्फ ईवीएम का सही होना ही मानक है चुनावी प्रक्रिया के पारदर्शी होने का? देश का सर्वोच्च न्यायालय कहता है कि यह व्यवस्था ठीक है। दुनिया के तमाम ऐसे विकसित देश नहीं, दुनिया के तमाम ऐसे विकसित देश जहां ईवीएम पे चुनाव हुआ और बाद में ईवीएम को हटाया गया, इसलिए इसका मतलब नेटवर्क हुआ करते थे। इसका मतलब मैं आप समझिए, दोनों में फर्क है। वैसे ईवीएम जो नेटवर्क पर काम कर रहे हैं उसको हैक किया जा सकता है, लेकिन जो स्टैंड अलोन मशीन होती है, जो बैटरी पे चल रही होती है, जो आपके यहाँ है, उसको नहीं किया जा सकता है। यह तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। हम कह रहे हैं, हम इससे इनकार नहीं कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि वो संदेह समाप्त करिए। अब सुप्रीम कोर्ट कहने के बाद संदेह रहेगा? सुप्रीम कोर्ट, माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो फैसला दिया वो सबको स्वीकार है, कौन उससे मना कर रहा है? जब सूरत में, मेरी बात समझिए, जब सूरत में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताया जाता है, क्या देश देख नहीं रहा है? तो विश्वास कितना रहेगा लोगों का? अविश्वास बहाल करने वाला काम भी तो करिए ना। चुनाव आयोग सख्त भी तो दिखे। टीएन शेषन ने देश को दिखाया था ना चुनाव आयोग क्या होता है। टीएन शेषन आपके नेता बन जाएं तो ठीक, एमएस गिल आपके नेता मंत्री बन जाएं तो ठीक, उस समय चुनाव आयोग पर भरोसा किया जाना चाहिए। लेकिन आज चूंकि आप अपोजिशन में हैं तो चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं किया। तो क्या मैं मानूं कि राजीव कुमार जी भाजपा के नेता बनने जा रहे हैं रिटायरमेंट के बाद? ये आपके मुताबिक है ना। आप तो ऐसे जगह इंस्टीट्यूशंस पे बार-बार सवाल होंगे, इंस्टीट्यूशंस पे सवाल, भेड़िया आया। मैं इंस्टीट्यूशंस पे सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूं। आपने कहा कि टीएन शेषन कांग्रेस के नेता हो जाए। इस देश का मुख्य न्यायाधीश भारतीय जनता पार्टी से राज्यसभा पहुंच जाए। टीएन शेषन ने तो 3 साल का इंतजार किया होगा ना। आप जनरल बीके सिंह, फातिमा बीबी, ये कौन सा उदाहरण प्रस्तुत कर रही है? फातिमा बीबी थी ना, पहली महिला जज सुप्रीम कोर्ट की। आपने क्या बनाया उनको? गवर्नर बनी कि नहीं बनी? नहीं, आप देखिए, जब आपके यहाँ हो तो वो उसूलन ठीक है, जब उनके यहाँ हो तो उसूलन गलत है। अच्छा, एक बात बताइए, जब भी चुनाव आते हैं आपकी पार्टी में कुछ लोगों की जुबान ऐसे लपक के आ जाती है कि वो पार्टी के लिए मुसीबत खड़ा कर देती है। या सैम पित्रोदा जी ने जो कहा है
उसको ट्विस्ट करके, जानबूझ करके, दरअसल प्रधानमंत्री जी जो पहले से नैरेटिव बना रहे थे ना कि आपकी संपत्ति ले ली, आपकी संपत्ति ले आज लेगी, भी कर रहे हैं। उसको राहुल गांधी आज ने कल कहा भी कि झूठ बोल रहे थे, हम आज भी सर्वे, झूठ बोल रहे हैं। जब राहुल गांधी ये प्रधानमंत्री जी कल कहेंगे भी कि झूठ हम बोल रहे जायदाद थे, का सर्वे कराएंगे पहली बात तो ये और हम बंटवारा करेंगे, फिर झूठ, या मतलब ये प्रधानमंत्री होता क्या है ना, एक पूरा इकोसिस्टम है। पहले प्रधानमंत्री जी की ट्रोल आर्मी, एक अमित मालवीय एक शब्द उछालते हैं, फिर मीडिया उसको ले उठती है। राहुल गांधी जी ने क्या कहा था कि मैं एक्सरे करवाऊंगा। एक्सरे किसका कहा था? मैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा में राहुल गांधी जी के साथ चला हूं, उन्होंने कहा था कि मैं जातिगत जनगणना कराऊंगा, ये एक्सरे। अब मैं आता हूं, चूंकि आप सही जगह पर आ गए हैं। अगर आपको जातिगत जनगणना की इतनी पड़ी है तो आपकी सरकार जो 2011 में जातिगत जनगणना करवाई थी उसके रिकॉर्ड उसने बाहर क्यों नहीं किए, सार्वजनिक क्यों नहीं किए? 2014 तक तो आपकी सरकार थी, उस आधार पर आप जो करना चाहते थे कर देते। जब आप अपोजिशन में चले गए तो अब 70 साल बाद वो पार्टी जो 50-55 साल यहाँ सरकार चला चुकी है, वह पार्टी अब जातियों की चिंता करने के लिए आ गई है। मतलब जो कुशवाहा जी को भी बुलाएंगे, जो मांझी जी को भी बुलाएंगे, अलग अलग चिट्ठी लिख के, राजभर जी को भी बुलाएंगे, जातियां साधने के लिए नहीं बुला रहे हैं तो किस लिए बुला रहे हैं? अवधि के एक बड़े अच्छे कवि हैं, उन्होंने बहुत अच्छी एक बात कही है, वो बड़ी अवधि की अच्छी कविता है। जब भाजपा कहती है कि कांग्रेस ने किया क्या, तो उनकी एक कविता है आद्या प्रसाद उन्मत्त जी की, कुछ न बोली डोली जाई, कुछ न बोली पोल खोली डोली जाई, का करी इनके जफड़ी मां कसद इज्जत बचाई, का करी, और पूत जो पूछे बमक के बाप से तू का कहा, तो वो बेचारा हाथ मल के रह न जाई, का करी। तो जब भाजपा पूछते कि कांग्रेस ने क्या किया, तो दरअसल फिर लगता है कि आप ऐसे हाथ मलते हैं कि इनको क्या बताएं। जिस एम्स में जाके आप इलाज कराते हो, भारतीय जनता पार्टी के बड़े से बड़े नेता वो किसने बनाया है? इस देश में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है स्वास्थ्य का, वो किसने खड़ा किया? कांग्रेस पार्टी ने। भेल से लेके, सेल से लेके, रेलवे से लेकर के जो कुछ आप ताना बाना देश का देख रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? आप सिर्फ बेच रहे हैं। 10 साल में आपने 80 करोड़ लोगों को राशन देना शुरू कर दिया। 10 साल में आपने लोगों की यह स्थिति कर दी कि पेट्रोल डीजल जो 70 साल में 58 रुपए और 60 रुपए पहुंचा था, उसको आपने 100 मतलब 40 रुपए की वृद्धि आपने तकरीबन 10 साल में की। जो गैस सिलेंडर 400 रुपए का था, जो 70 साल में 400 रुपए हुआ था, उसको आपने इस 10 साल में 1000 रुपए के पार, यानी कि तकरीबन 600 रुपए से ज्यादा की बढ़ोतरी आपने की 10 साल में। 4 बातें वो कहते हैं, मैं फिर से आपको दोहराता हूँ, चूंकि आपके सवाल गंभीर हैं और बीजेपी है नहीं तो मैं उनकी बातें आपके सामने रख रहा हूँ। आप सवाल पूछें। वो कहते हैं कि जब मैं सत्ता में आया तो इस देश में पर कैपिटा इनकम 79,000 रुपये थे, आज 2 गुना से ज़्यादा है। जब 2014 में सत्ता में नरेंद्र मोदी आए तो देश का जो फॉरेक्स रिजर्व था उसमें 2 गुना का इजाफा हुआ है। देश की जीडीपी में लगभग 2 गुना के आसपास का इजाफा हुआ है इन 10 वर्षों के भीतर। जो इंफ्रा देश का है वो रिकॉर्ड रफ्तार से आगे बढ़ा है। महिलाएं लखपति महिलाएं करोड़ों में हो गई। स्टार्टअप कहते हैं कि दुनिया में रिकॉर्ड तरीके से हमारे यहाँ मिले। यूनिकॉर्न जो कभी आपके पास था ही नहीं, उस तरह की व्यवस्था या उस तरह के इनिशिएटिव्स, वो आज चीन के बाद दूसरा है। जो डिजिटल ट्रांजैक्शन है, 40% दुनिया का डिजिटल ट्रांजैक्शन हिंदुस्तान करता है, नंबर 1 है। तो यह सब कुछ कामयाबी नहीं है। यशवंत जी, वादा किया गया था उजालों का क्या हुआ? जन्नत के उन हसीन हवालों का क्या हुआ? शाहों की सैर के लिए रास्ते तो बन गए, लेकिन हमारे पाँव के छालों का क्या हुआ? हम मणिपुर गए, जान का रिस्क लेकर के मणिपुर गए। राहुल गांधी 2 बार मणिपुर गए, प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं गए? कोई जवाब है देश के प्रधानमंत्री जी के पास? वो पलट करके आपके सामने कई सवाल रखते हैं, गलत सवाल कहते हैं कि इमरजेंसी इन्हीं का था, 84 इन्हीं का था, देश में दंगे होते रहे इन्हीं का था, 10 साल में कोई दंगा नहीं हुआ। ये मेरी काबिलियत है, 10 साल के भीतर देश के भीतर कोई टेररिस्ट अटैक नहीं हुआ, मेरी काबिलियत है। तो ये चीज़ें आमने सामने रख करके देखी जानी चाहिए। मतलब ये उनका सवाल लाजमी सा है। हाँ, अघोषित आपातकाल लगा दो और फिर ये कहो कि नहीं इमरजेंसी तो फलाने टाइम पे लगी थी। देश समझता है इतना? अभी कांग्रेस जैसी पार्टी को अपनी ज़मीन बढ़ाने, जनाधार बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है। आपकी पार्टी के भीतर कई नेताओं के हवाले से मैं आपके सामने सवाल रख रहा हूँ कि जिस पार्टी ने आपको कई राज्यों से बेदखल किया, उस पार्टी के साथ आपने हाथ मिलाया, उस पार्टी के साथ आप चुनाव लड़ रहे हैं। मैं आम आदमी पार्टी की बात कर रहा हूँ, और वह पार्टी आपके लिए लगातार नुकसान का सौदा साबित होगी। देखिए, राहुल गांधी जी का हमेशा से व्यक्तिगत बातचीत में भी उन्होंने हमेशा एक बात कही
कि इस बार का जो चुनाव है वो लोकतंत्र को और संविधान को बचाने का चुनाव है, और उसमें जो त्याग करना हो हम करेंगे। और उन्होंने ही एक अम्ब्रेला, जिसको आप कह सके इंद्रधनुष, उन्होंने बनाया, और उसमें देश में तमाम ऐसे राजनीतिक दल जो वैचारिक रूप से कहीं ना कहीं हमसे सहमत दिखे, वो साथ आए। तो ये कहना कि फला दल ने हमें कहीं नुकसान पहुंचाया था, अभी जो मौजूदा सत्ताधारी दल है वो संविधान को नुकसान पहुंचा रहा है, बाकी आपस के झगड़े बाद में निपट लेंगे। वजूद जरूरी है या कथित तौर पे आपका संविधान कथित हो या सीधे सीधे हो, क्योंकि इस नहीं देश कहते। के लिए संविधान ही जरूरी है। आपके तमाम नेता लगातार निकलते चले गए, और अगर उसकी चिंता आपको नहीं है, 2 प्रवक्ता मजबूत आपके चले गए, एक पूर्व मुख्यमंत्री आपके चले गए, एक बड़ा स्टार प्लेयर था वो भी आपके साथ जुड़ा था, वो भी चला गया, कभी चिंता नहीं होती है? अक्सर देरी क्यों करते हैं? बहुत अच्छा सवाल है, और ये बहुत जरूरी सवाल था यशवंत भाई। मैं बहुत, आप चूंकि बौद्धिक बातचीत कर रहे हैं, 10 साल सरकार चलाने के बाद भारतीय जनता पार्टी के पास ना तो ऐसा कैडर है, ना ऐसे बौद्धिक लोग हैं, ना ऐसे नेता हैं जिन पर वो भरोसा कर सकें। उन्हें कांग्रेस से आयातित नेताओं की जरूरत है। ये भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा की हार है, और ये नेहरू स्कूल ऑफ थॉट्स की जीत है। जो लोग आपके साथ बहुत लंबे समय तक रहे, वही नेहरूवादी विचारधारा के साथ चलते रहे, वो टूट करके उनकी तरफ जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप उनको अपने साथ जोड़े रखने में नाकाम रहे और वो कामयाब रहे हैं। तो आपकी जो वैचारिक अब मैं ये जमीन कहूंगा कि थी उसकी हार। हम उनको जोड़े रखने में नाकाम नहीं रहे। हम तो उसी शिद्दत के साथ आज भी मजबूत लोग हैं। हम उसी शिद्दत के साथ आज भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए लड़ रहे हैं। अगर वो हमें बीच रास्ते में छोड़ गए तो हम उन पे कोई बहुत टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे, कांटे गुल के साथ नहीं चल जब सकते तक थे तब तक बुजदिल खुल के साथ नहीं चल सकते हैं। रास्ते में जो छोड़ गया उसे जाने दो, सब राहुल के साथ नहीं चल सकते हैं। जो जब मलाई काटनी थी तब तो पार्टी के साथ रहे, और आज जब मुश्किल वक्त था, जब लड़ाई ज्यादा मजबूती से लड़नी थी, तो आपने 8 पेज की चिट्ठी लिखी और पार्टी छोड़ गए, तमाम तरह के आरोप लगाए। 4 कारण बताते हैं। सनातन विरोधी हैं आप, मंदिर के उद्घाटन पर आप सिरे से खारिज कर दिए कि नहीं, हमको आना ही नहीं है। दूसरा, आप जो उद्योगपति देश के हैं उनके खिलाफ लगातार अब हैं, जबकि ये आपकी विचारधारा से मेल नहीं खाता है। तीसरा, संगठन के भीतर कहीं भी कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। और चौथा, जो लोग काम के हैं, काबिल हैं, उनकी पूछ परख आपकी पार्टी के भीतर नहीं होती। दरअसल वो ये सारी बातें ना बोलें तो भाजपा उनको क्यों ज्वाइन कराएगी अपने आप? वो भाजपा के किस काम के? चिंता आपकी होनी चाहिए कि आपके मजबूत लोग क्यों जा रहे हैं। अब मैं मेरा तर्क तो सुनिए ना, भाजपा क्यों ज्वाइन कराएगी? अगर वो ये आरोप नहीं लगाएंगे कि सनातन विरोधी हैं, तो उनकी भारतीय जनता पार्टी में पूछ क्या है? खुद जब ये पार्टी में थे तब तो भारतीय जनता पार्टी को वैचारिक रूप पर हर तरह से कोसते थे। आज एक बारगी उनके अंदर एक प्रेम जाग गया कि नहीं अरे कांग्रेस तो ऐसी। पहली बात। दूसरी बात ये कि हम उद्योगपतियों के विरोधी हैं, बिल्कुल नहीं, हम उद्योगपतियों के विरोधी नहीं हैं, लेकिन चंद उद्योगपतियों को सब कुछ दे देने के विरोधी हैं। तीसरी, आपने तीसरा जो आरोप लगाया था वो कि संगठन में ये जो लोग थे जो छोड़ के गए, इनके पास क्या नहीं था? आरपीएन सिंह जी एक स्टेट के इंचार्ज थे और वहां सरकार थी, सरकार है। आपको पता है कांग्रेस पार्टी में जो इंचार्ज होता है वो मुख्यमंत्री से भी पहले बड़ा उसका प्रोटोकॉल होता है उस राज्य के, अगर वो उस राज्य का प्रभारी है तो इसका मतलब वो मुख्यमंत्री से भी ज्यादा पावरफुल थे। दूसरी बात ये कि जिन प्रवक्ताओं का आप जिक्र कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी में कितने प्रवक्ता हैं कुल मिलाकर के? उनमें से भी आप 2 चुनिंदा नाम थे। खाली सफर शुरू किया तो लश्कर मेरे साथ था, मंजिल पर पहुंचा तो बस मैं अकेला। तो ऐसा तो नहीं लग रहा है ना आपको कि ऐसा हो जाएगा? ढलने सितारों में निकलने के लिए मैं तो सूरज हूं, बुझूंगा भी तो जलने के लिए। मंजिलों तुम ही कुछ आगे की तरफ बढ़ जाओ, रास्ता कम है मेरे पांव को चलने के लिए। देश समझदार है इमरान भाई, शाब्दिक बाजीगरी तो हाँ, चूंकि इस बार एक लड़ाई है और बड़ी लड़ाई है। चिंता इस बात की है कि वोटर टर्नआउट कम है, नतीजे में क्या आएगा नहीं पता है। हमें पूरा विश्वास है कि नतीजा बहुत अच्छा होगा। और 2 चरण जो हुए हैं उसने भारतीय जनता पार्टी के जमीन के नीचे से मतलब कहीं ना कहीं एक हलचल पैदा की है। भाजपा परेशान है। आप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के वीडियोज उठा के देख लीजिए, चाहे राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, हर जगह माथे पे चिंता की लकीर। आपको ऐसा लगता है? और इस देश की जनता जो है वो लगातार अपने फैसले सुनाती चली जा रही है। इस बार 4 जून को नतीजा आएगा। बिल्कुल, इस बार 4 जून के बाद हम बहुत आशान्वित हैं कि इस बार देश का मतदाता देश के संविधान और लोकतंत्र के हक में फैसला सुनाएगी। आपकी मुराद पूरी हो जैसा आप सोचते हैं। देश की जनता
जो करेगी अच्छा करेगी। लेकिन 4 जून के बाद हम फिर बैठते हैं आपसे बिल्कुल, बात हमें करके अच्छा बहुत लगा। अच्छा लगा। शुक्रिया। आपने समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।